कि मुस्लिम नून जब भी बात करती है तो उनके पास सबसे बड़ी जो चीज़ बेचने के लिए होती है वो होते हैं मोटरवे। तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें तो इसमें मुझे तो जो उनका नारा अच्छा लगा था ना, स्लोगन, वो था धांधली वाला जो है नारा जो उनका पॉपुलर हो गया वो था रियासत मदीना और नया पाकिस्तान। सियासी जमात आ रही है तो उसे कोई ऐसा स्लोगन लाना पड़ेगा जो बहुत कैची हो। ऊपर वाली सियासत नीचे वाली सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद नहीं करेगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे फाल होगी। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने कम वोट लिए हैं और वो पार्लियामेंट में मौजूद है। व्हाट विल हैपन टू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इमरान खान साहब ने अगर मंशूर में लिखा होता ना कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा तो कोई सवाल भी ना करता हूँ, किसी को पता ही नहीं होना था। ये देखें ना, मतलब पाकिस्तान बना था तो डॉलर 3 रुपए का था या 4 रुपए का था शायद गालिबन। आपका पाकिस्तान का कोई एक दरिया बता दें जिसका पानी जो है वो पीने का काबिल हो इंसान। अल्लामा इकबाल साहब ने ना एक इलेक्शन लड़ा था 1926-27 में, तो उस वक्त भी बरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था। तहरीक इंसाफ के वोटर्स को यकीन था कि इलेक्शन वो पहले से उन्हें हरवाया जा चुका है। मेरे ख्याल में ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि यार आप एक स्याह को उसके कमरे से, होटल से निकाल के यार आप उसको जला दें यार, ऐसे की तैसी है तुम्हारी। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं की, फॉर दैट मैटर परवेज रशीद से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं की, मार तो नहीं खाई। पाकिस्तान बनाना और रियासत मदीना बनाना और मोड़, मतलब ये चीजें बहुत हो गई। डेटावर्स ऑफिशियल चैनल पे आपको खुशामदीद। मैं हाशिर इब्न इरशाद और मेरे साथ हैं अहमद एजाज, और हम गुफ्तगू करेंगे आज वही से जहाँ से तसलसल पिछली दफ़ा हम लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान में नई सियासी जमातें और उनका मुस्तकबिल। अहमद साहब, हमने सियासी जमात के स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ी सी बात की। अगर नई सियासी जमात अपनी जगह बनाना चाहती है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस नहीं की और मैं चाहता हूं कि हम उसको डिस्कस करें, कहने को शायद वो बहुत एक सतही सी या सुपरफिशियल बात लगे, लेकिन एक नई सियासी जमात का स्लोगन क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें पीपल्स पार्टी आज तक रोटी कपड़ा और मकान का स्लोगन जो है वो उनके साथ है, उसको वो निभा सके या नहीं निभा सके इस पे हज़ार डिबेट हो सकती है, लेकिन ये इतना ताकतवर स्लोगन था कि इसने उन्हें 60 साल से जिंदा रखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने खैर शुरू में तो उनके मल्टीपल स्लोगन्स थे जिसके साथ वो चलते रहे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने कम से कम ये देखा है, अब इससे बहुत से दोस्त शायद हमारे नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये कि मुस्लिम लीग नून जब भी बात करती है तो उनके पास सबसे बड़ी जो चीज़ बेचने के लिए होती है वो होते हैं मोटरवे। हम मोटरवे बना देंगे, हम यहाँ से यहाँ मोटरवे बना देंगे, हम चीचू की मलिया से मुरीद के मोटरवे बना देंगे, हम मुरीद के से जो है वो खानका डोगरा तक मोटरवे बना देंगे। तो हर जगह वो मोटरवे बनाना चाह रहे हैं और मोटरवे उनके लिए एक सक्सेस पैरामीटर है, और इसमें कोई शक नहीं कि मोटरवेज बहुत सारी बनी है और उससे मुल्की मवासलात में बहुत तब्दीली भी आई है, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो उन्होंने उनके 2-3 नारे थे। पहले तो वो साफ चली, शफाफ चली, फिर उसके बाद जाहिर है करप्शन को रूट से हो गया, लेकिन आखिर में नारा जो उनका पॉपुलर हो गया वो था रियासत मदीना और नया पाकिस्तान। अच्छा, अब ये बड़े एम्बिगो से नारे हैं, इनका क्या मतलब है? जिसका जो दिल करे वो मतलब निकाल सकता है कि रियासत मदीना से मुराद क्या है। हर शख्स की अपनी एक मुराद है। नया पाकिस्तान क्या होता है और पुराना पाकिस्तान कहाँ बेचा जाएगा नया पाकिस्तान लेने के लिए, ये भी कोई नहीं बता सका, बट स्लोगन ताकतवर और स्लोगन चले हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों की तारीख में सबसे बड़ा स्लोगन बनाया। वो ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद उसे कह लें या लब्बैक या रसूलुल्लाह कह लें, मतलब वो इतना ताकतवर स्लोगन है कि वो उन्हें लेके चल रहा है और हर जगह इसी से वो पहचाने जाते हैं। कोई एक बंदा बात करता है तो आप पहचान लेते हैं वो है। जमात इस्लामी के पास कोई स्लोगन नहीं था, पर आपको याद होगा जमात इस्लामी जब पहली दफ़ा एक्टिव सियासत में आई थी उन्होंने कहा था ज़ालिम काजी आ रहा है। यू रिमेंबर दैट? ये चीज़ें ना, ये एक अवाम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या स्लोगन लेकर आ रहे हैं, कितना कैची वो स्लोगन है। डू यू हैव अ गुड इनफ स्लोगन? मतलब अभी जो शाहिद खान अब्बासी साहब की जो सियासी जमात आ रही है उसका स्लोगन जो है, ज़रा उसको इस तनाजुर में थोड़ा सा डाइसेक्ट करें, उसके बाद हम स्लोगन और स्लोगन से जुड़ी स्ट्रैटेजीज के ऊपर कुछ बहस करते हैं। जो इस वक्त हमने देखा है, अब हमें चूंकि वो जो सामने आया ना, जो सामने आया कि बदलेंगे निज़ाम ना अच्छा, ये बदलेंगे निज़ाम नया पाकिस्तान जैसी बात है कि भी क्या निज़ाम बदलेंगे। अच्छा, वो जो जुमले चल रहे थे कि फरसूदा निज़ाम हम बदल देंगे, अब वो ये बातें जो हम सुनते चले आ रहे हैं, ये वही है कि जब एक पार्टी कोई मंशूर बना रही होती है तो वो कहती है कि अपने मंशूर में लिखती है कि हम निज़ाम तालीम को बदल देंगे। हाँ, अब इससे मुराद क्या मुराद है भी, कैसे बदलेंगे, कौन बदलेगा, क्या होगा, आपका फार्मूला क्या है। मसलन हर सियासी जमात, चाहे वो गली मोहल्ले की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, तो उनका लिखा होता है कि तालीम में इस्लाहात लाएंगे। तो क्या लाएंगे वो, ये नहीं कि हम कब अरसे से यही बातें सुन रहे हैं, इसी तरीके से लेकिन इस्लाहात आई तो है, मतलब वो सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे जो कुछ हुआ है तमाशा, तो वो ये नहीं कि इस तरह के नारे हैं कि जो वो नहीं हो सकते। अच्छा, अगर हम देखेंगे जो अच्छे नारे थे, मसलन जैसे आपने पीपल्स पार्टी की बात की, अब देखें ये इससे अच्छा नारा कोई नहीं हो सकता
कि ये ज़रूरत है हर आदमी की, उसको रोटी भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको सेहत भी चाहिए, उसको छत भी चाहिए और उसको पहनने के लिए लिबास भी चाहिए। ये बेहद बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें तो इसमें मुझे तो जो उनका नारा अच्छा लगा था ना, स्लोगन, वो था धांधली वाला, जो है ना, कि मिसलन वो उन्होंने धांधली को जो है ना एक कौमी मसले के तौर पे खड़ा कर दिया था। जब उन्होंने 4 हलकों की बात की थी ना, और वो धांधली की बातें करते थे, तो वो एक वक्त था कि उससे लगता था कि थोड़ा सा हमारा पार्लिमानी निज़ाम जो है वो धांधली से पाक हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने इसको बहुत उस पर काम किया। और लेकिन वो साल के फिर वो रियासत मदीना और उस तरफ आ गए, मजहबी टच पे आ गए। यही नून लीग का आप देखें, नून लीग के लिए सबसे अच्छा नारा तो वही था ना कि भाई वोट को इज्जत दो। अब वो मोटरवे और ये चीजें, हाँ, वो उसका बूट को इज्जत दो बन गया ना, लोगों ने बना दिया। बिल्कुल बन गया। तो अब आप बताइए कि आप क्या समझते हैं। एक तो हम इस पे बात कर लेते हैं ना कि एक तो मंशूर पे ये स्लोगन पे बात कर लेते हैं, दूसरा ये है कि क्या पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर भी कोई निज़ाम है, क्या मुतनासिब नुमाइंदगी जो है तस्वुर जो है, क्या वो पार्लिमानी निज़ाम से ज़्यादा बेहतर है। इस पे भी हम बात कर लेते हैं। आप जरा थोड़ा अच्छा देखिए, जहाँ तक स्लोगन है, जाहिर है वो मैं और आप यहाँ बैठ के किसी पार्टी के लिए स्लोगन तो कॉइन नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई सियासी जमात आ रही है तो उसे कोई ऐसा स्लोगन लाना पड़ेगा जो बहुत कैची हो और वाकई डिफरेंट हो। मतलब वो जो कहते हैं ना, हट के फिल्म नहीं पाकिस्तान में हर बंदा हट के फिल्म बनाता है, इंडिया में हर बंदा हट के फिल्म, पता नहीं वो इतनी हट गई है कि वो फिल्म रही नहीं, वो कुछ और ही बन गया। और इसी तरह सियासी निज़ाम हम बदलेंगे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, वो गुजरता ही जा रहा है। मेरा ख्याल है गोल दायरे में है मोड़, वो हमेशा मोड़ के वहीं आ जाते हैं। तो ये इतनी पुरानी, इतनी घिसी पिटी बातें हो गई कि ये अब किसी के कानों पे को आप कह रहे हो निज़ाम में, बंदा कहता है यार पता नहीं क्या बात है, छोड़ दे। नया पाकिस्तान भी पिट गया ना, खत्म हो गई बात। मजहबी टच भी हमने बहुत सुन लिया, मजहबी कार्ड सबको खेलते देख लिया, वन ऑफ दी अदर। रियासत मदीना वाली बात भी जाहिर है वो मतलब एक बड़ी एक अहम बात हो सकती थी, लेकिन आपने उसका भी मजाक बनवा दिया। तो जब तक आप कोई ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, जो बात आपने आखिर में की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अरसे से इसके ऊपर सोचता हूँ, मेरे बहुत से लोग जो है वो इसके मुखालिफ भी हैं। फर्ज करें एक सियासी जमात ये कहती है कि हम पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे सियासी निज़ाम बदलना चाहते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि कैसे बदल सकते हैं। इस वक्त सियासी निज़ाम जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत के गिर्द घूमता है। उसकी वजह यह है कि आपकी हल्के की सियासत है। अच्छा, हल्के की सियासत में असूली तौर पर जो आपके पार्लिमान है, यानी जो आपकी सूबाई असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बलियाँ हैं, इनका काम कानून साजी। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि 80% जो आपके इस वक्त मेंबर्स हैं, उनको ना स्टैंडिंग कमेटी के तरीक़ेकार से कोई वाकफियत है, ना वो कोई बिल पढ़ सकते हैं, ना कोई बिल समझ सकते हैं, ना कोई वो बिल पेश कर सकते हैं। तो कानून में लिख देना बिल, तो वो बिल को बिजली का बिल समझते हैं। ये हकीकत है। मतलब मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा, बट दिस इज इट। इसका मतलब ये है कि हल्के से जो लोग उन्हें मुंतखब करके भेज रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं कि इन्होंने एक्चुअली इनका काम क्या है। वो मुंतखब करते हैं, जब इंतखाबी नारे क्या होते हैं, मैं इस गली में सोलिंग करा दूंगा, मैं यहाँ बिजली डलवा दूंगा, मैं यहाँ सड़कें बनवा दूंगा, मैं यहाँ गैस ले आऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा। वो सारे काम जो इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट के करने के हैं और उनको इन्हीं स्लोगन पर लेना चाहिए, उस पर आपका मुंतखब नुमाइंदा से कौमी या सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ता है। तो उसको कानून साजी में क्या टके की दिलचस्पी होगी? कानून साजी कर भी लेगा तो पीछे जाके इसने पूछना, भाई तूने कितने कानून बनाए और उससे मुल्क में क्या फ़र्क आया, क्या इस्लाहात हुई? तो इस वजह से इस मुल्क में इस्लाहात भी कोई नहीं आ रही। हल्के की सियासत में अब जाहिर है फिर इलेक्टेबल से पैसा चलता है, आपने पैसे देकर बेच दिए कर दिए। मुतनासिब नुमाइंदगी इस मुल्क में एक ही दफ़ा हमने देखी, उसके जो भी उसका जैसे जो भी उसके लिए क्राइटेरिया था या नहीं, या सही था या गलत था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी हो जाए और मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं, तो फिर क्या हो, उसका भी ऑल्टरनेट हम एक बात कर लेते हैं। तो कम से कम हल्के की सियासत तो दफन हो जाएगी। नुकसानात उसके ऑब्वियसली ये हो सकते हैं कि अगर आपकी हल्के की नुमाइंदगी नहीं है और हर पार्टी जो है वो अपने मंशूर की बुनियाद पर इंतखाब लड़ रही है, तो पॉजिटिव तो ये है कि वाकई मंशूर को ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर हम बिजनेस की ज़बान में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि मैंने यार ये वादे किए थे, इन वादों में मैंने डिलीवर क्या किया। तो हल्के वाला बंदा जो है वो पार्टी के वादों से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने वादे डिलीवर कर रहा होता है। किसी को थाने, आपको पता है थाने कचहरी की सियासत है ना, किसी की शादी में चला गया, किसी की, ये मतलब हम इसी तरह जज करते हैं कौन बंदा कितनी शादियों में जा रहा है, कितने जनाजों में जा रहा है, कितने थानों में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, गली पक्की करा रहा है, इसे राशन दिलवा रहा है, राशन की लाइट, इन पे हम जज करते हैं। इसकी वजह से नुकसान किया हुआ, लोकल गवर्नमेंट हमारी खत्म होकर रह गई। मतलब मुशर्रफ साहब के दौर में फिर हमने उसको रिवाइव करने की कोशिश की, बट वो फिर दफन होगी, खत्म होगी। बिकॉज जब तक ऊपर वाली सियासत नीचे वाली सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद नहीं करेगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे फाल होगी? मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का करने का काम है वो MP MNA को करना पड़ता है, बिकॉज उसकी वोट उसी से बन रहा है। तो वो क्यों लोकल गवर्नमेंट फाल होने देगा? मुतनासिब नुमाइंदगी में एक तो मंशूर बनना पड़ेगा, मंशूर के अंदर KPIs आ जाएंगे कि यार ये मेरे वादे, इन पर मैं डिलीवर करूंगा तो ठीक है। अच्छा, उसमें ये मसला भी खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस दफा तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा वोट लिए,
लेकिन या पिछली दफ़ा चले मुस्लिम लीग नून ने जितने वोट ले, लेकिन अगर मुतनासिब निकालें तो वो उतनी सीटें आपको नहीं मिलती, बिकॉज आप 6 हल्कों से 7 हल्कों से हारते हैं, लाख 1.5 लाख वोट लेके, सीट एक नहीं मिली उसके बदले ना, तो फायदा तो नहीं हुआ। तो ओवरऑल आपके कोई जो लोगों का एतमाद है ओवरऑल मुल्क का, वो एतमाद रिफ्लेक्ट नहीं होता इन द नंबर ऑफ सीट्स। तो क्या कोई सियासी पार्टी मुतनासिब नुमाइंदगी को एक स्लोगन बनाकर आगे आ सकती है? बिकॉज दिस विल चेंज, आप इस पर दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये एक होल सेल चेंज होगी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और इससे लोकल गवर्नमेंट्स के फाल होने का रास्ता भी निकल आएगा, बिकॉज किसी ने वो काम भी तो करने हैं ना। तो वो काम कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट करेगी। लोकल गवर्नमेंट चूंकि बहुत छोटी सतह पे काम करती है, तो उनके भी KPIs बड़े वाजे होंगे कि यार इतनी सी यूनियन काउंसिल है, यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। तो मैं अगर किसी सियासी जमात को फर्ज करें, आज मैं कहता हूँ यार एक स्लोगन होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि स्लोगन बजाय तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के सियासी निज़ाम में इस्लाहात का क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। अब आप बताएं इस पर आपकी क्रिटिकल ओपिनियन क्या है, नेगेटिव ओपिनियन क्या है? सर मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखें, हम पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारा इस वक्त निज़ाम है, जो जमहूरी निज़ाम हमारा है, क्या वो कामयाब है, कामयाब हो चुका है? क्या उसके समरात हमने समेटे हैं? अगर हमारे पास पार्लियामानी निज़ाम है ना, हम पार्लियामानी निज़ाम को अगर हम देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन हुए, और 70 से अब तक 12 इलेक्शन हमारे हो चुके हैं, हर इलेक्शन में हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद अदम इस्तेहकाम आ जाता है, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। ठीक है, यानी कि सबसे जो दो इलेक्शन ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा शफाफ करार दिए जा सकते हैं, एक 1970 के इलेक्शन, दूसरे 2008 के इलेक्शन। अच्छा, 2008 के इलेक्शन को देख लें, 2070 के इलेक्शन, 1970 के इलेक्शन को देख लें, क्या ये जो शफाफ तरीन इलेक्शन थे, क्या उसके बाद आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आया है? हमने देखा कि नहीं आया। और उन दोनों में आपको इख्तियार पीपल्स पार्टी को मिला है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। ओके। अच्छा, आप ये देखें कि 70 का इलेक्शन शफाफ हुआ, लेकिन आप देखें कि आप 77 तक नहीं चल सके, यानी कि आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। 2008 में सियासी इस्तेहकाम अगरचे आ चुका है कि 2008 से 2024 तक तसलसल से इक़्तिदार जो है जमहूरी हुकूमतों को मुंतकिल हो रहा है, लेकिन आपके वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहे। फिर हर दफ़ा एक नए आप बहरान में चले जाते हैं और आप नई एक सियासी तकसीम में चले जाते हैं, तो वो नहीं हो रहा। यानी कि हम ये नतीजा निकालने में जो है ना, इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका। ठीक है, वो यानी कि डिलीवर क्या, यानी कि वो अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं ला सका। एक तो होता है ना कि भी मुझे और आपको कोई रिलीफ दे, वो खुद अपने पाँव पे अभी तक नहीं खड़ा हो सका, मुस्तहकम नहीं हो सका, नंबर एक। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हमें दूसरे निज़ाम की तरफ जाना चाहिए, किसी भी दूसरे निज़ाम की तरफ जाना होगा, अगर हम मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करें। अच्छा, जब हम मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी किस पे आके पड़ती है? सियासी जमातों के ऊपर आती है। जब सियासी जमातों के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है ना, तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने से घबराती हैं। क्यों? कि उनको एक ऐसा मंशूर बनाना पड़ेगा जिस पर अमल करना पड़ेगा, और अमल जब होगा तो देन उनको वोट मिलेगा, क्योंकि सियासी जमात के नारे पे वोट मिलेगा ना, उनकी कारकर्दगी पे वोट मिलेगा ना। अच्छा, अगर उनको ये करेंगे तो ये सबसे जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, तो हमने 100 नुमाइंदे, हमारे 150 नुमाइंदे, हम उनके ऊपर डालो जी, ये अपने काम करो, अपने काम करो, इलेक्टेबल्स हैं, ये खुद सीटें निकालेंगे, ठीक है जी, हमें काम वहाँ पे ना करना पड़े, तो ये नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। सबसे ज्यादा जो बड़ी जो जिम्मेदारी है, ये आ जाती है सियासी जमातों के ऊपर कि इनको करना चाहिए। अच्छा, अब सियासी जमातों की जो है फायदा क्या है इसमें सियासी जमातों का? देखिए, सियासी जमातों का सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि वो अपने आप को लोगों के अंदर, सिस्टम के अंदर मजबूत करने में कामयाब हो सकती हैं। अभी लोग हैं, अफराद हैं, मसलन मैं आपके कोई इलेक्टेबल है जो सीट निकालता है, वो अगर PMLN के साथ है, अगर वो PMLN को छोड़ देता है तो दर हकीकत PMLN वहाँ से सीट हार जाती है। अब शहर देखने, पिंडी से जब इनके पास मसलन PMLN के पास लोग होते थे, जीते रहे, फलां जगह से होते थे, जीते रहे, फलां जगह होते रहे, तो इस तरह होना चाहिए। दूसरा, वही मुतनासिब नुमाइंदगी का ये देखें कि इस वक्त TLP ने जो 2024 का इलेक्शन है, पंजाब में उन्होंने 47 लाख वोट लिए है। एक बंदा भी पार्लियामेंट में, एक बंदा नहीं आया। नहीं, टोटल एक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, 47 लाख वोट है। ओके। और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने कम वोट लिए हैं और वो पार्लियामेंट में मौजूद है। ठीक है ना जी। अच्छा, ये नहीं कि आप ये देखें कि 47 लाख वोट ले रही है TLP, और उनकी कोई नुमाइंदगी वहां पे नहीं है, कोई उनका नुमाइंदा वहां पे नहीं है। 47
अब जिन लोगों ने 47 लाख वोट दिया तो इसका मतलब ये वो है फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और उनका कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है, मौजूद नहीं है, बिल्कुल ठीक। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि एक पार्टी ने कम वोट लिए हैं और उनके नुमाइंदे 6 यानी कि कुछ नुमाइंदे उनके वहां पे मौजूद बैठे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वही आप वाली बात आप जो कर रहे थे कि एक बंदा है उसने 1,50,000 वोट लिए, दूसरे बंदे ने, इस दफा हमने ये देखा है कि एक बंदे ने 1,10,000 वोट लिए, दूसरे बंदे ने 1,15,000 वोट लिए। हाँ। पिछली दफा 2018 में, 24 से पीछे आप 18 में जाएं तो 18 में 13 पंजाब में ऐसे हलके थे जिसमें हारने और जीतने वाले के दरमियान 8,000 का फर्क था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब 8,000 का फर्क, मतलब एक बंदे ने 1,40,000 वोट लिया, दूसरे ने 1,32,000 वोट लिए। 1,32,000 वाले जिन्होंने वोट दिया नहीं है वो कूड़े में चले गए हैं और उसमें हो गया। अच्छा चलें, छोड़ दीजिए इसको भी, हम म्यार को कहते हैं कि ये कोई म्यार नहीं, हम इसको भी नहीं मानते। लेकिन बुनियादी तौर पर क्या पार्लियामानी निज़ाम आपको जो है ना आपके अंदर सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर पैदा कर सका है, नहीं कर सका? और सियासी शऊर भी ना, देखें हाँ, सियासी शऊर भी, बिल्कुल। एक बात तो ये है कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, मतलब मैं तो इसको डिफेंड कर रहा हूँ, आप इसको अपोज भी कर सकते हैं और हम इसके कॉन्स पे भी नजर डाल लेंगे। जिस तरह सदारती निज़ाम का बहुत हमारे यहाँ हर कुछ अरसे बाद शोर मचाया जाता है, लेकिन उस सदारती निज़ाम की आड़ में क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है वो भी हम सबको पता है। तो शायद उसकी हिमायत हम में से कोई नहीं करता, या कोई जी शऊर आदमी तो नहीं करता, जो बाकी लोग तो खैर करते रहते हैं। मतलब हमारे कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर्स वगैरह हैं जो आपको पता ही वो करते हैं। इलेक्टेबल्स की ब्लैकमेलिंग तो खत्म हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो इलेक्टेबल, देयर इज ओनली अ पार्टी। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टी की जो कोर है उसकी एक अपनी पर्सनल उसका करिश्मा हो जिसकी बेस पे वोट मिले, विच इज ओके। अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि आप देखते हैं इलेक्शन के बाद ये जो हर एक को पट्टे पहना के आप अपनी पार्टियों के अंदर ला रहे होते हैं, ये तमाशा भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू नो जितने वोट है उतनी आपको सीटें मिल गई हैं, तो आपने किसको पट्टे पहनाने हैं और किसको, जो आपने सीट एक दफा दे दी, फ्लोर क्रॉसिंग का तो वो कहानी खत्म होगी ना। तो ये नहीं हो सकता कि आपने आजाद उम्मीदवार लड़े, इमरान खान साहब के आपने पोस्टर लगाए, और अगले दिन आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उससे अगले दिन मुस्लिम नून के अंदर आ गए। अब आप इस तरह भी तो देखें ना, वोट कूड़े में गए। मतलब हमारे जानने वाले कितने हमारे अपने यार दोस्त, कोई ऐसे लोग जिनकी कैंपेन्स में हम इन्वॉल्व भी रहे, उन्होंने किस पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा, किस पार्टी के नाम पे वोट लिया और आखिर में किसकी गोद में जाके बैठे, हम सबको पता है। बिल्कुल। ये जुल्म और ये ज्यादती नहीं है हल्के के वोटर के साथ, ये उसके साथ धोखा नहीं है, ये धोखा होता नहीं रहा। क्या अगर मुतनासिब नुमाइंदगी है तो आपको पता है कि आप एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी को आप पसंद करते हैं नहीं करते, फिर कहानी कहीं और हो जाएगी। फिर कहानी इस पे आएगी कि वो पार्टी कैसे लोगों को सिलेक्ट करती है अपनी नुमाइंदगी के लिए, और वो लोग डिलीवर क्या करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि यार आप गलत बंदा सही करते हैं नहीं करते, लेकिन ये पार्टी की कोर कमान या वो हाई कमान जो है उसके कंट्रोल में होगा। इसमें ये जरूर है कि थोड़ा सा जिस चीज से हम डरते हैं, एक शख्सी आमरियत, वो कहीं थोड़ी गुल तो नहीं खिलाएगी आपके ख्याल से बनस्बत पार्लिमानी सियासत के? देखिए, प्लस माइनस की बात हो रही है ना, प्रोज एंड कॉन्स की। शख्सियत को देखें ना तो शख्सी जो तस्वर है ना, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा टूटेगा। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें कि हम ये कहते हैं कि यार जो पीटीआई का मतलब यह है इमरान खान साहब, यही कहते हैं, बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है जी। अब पीटीआई का मतलब यही है कि इमरान खान, मुस्लिम लीग का भी यही मतलब, मुस्लिम लीग नून का भी, उसका नाम में नून है। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब को देते हैं, नवाज शरीफ साहब है। अच्छा, अब ये जो सियासी तकसीम, फिर आपके नुमाइंदे जो नीचे बैठे होते हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने अपने हल्के में, अपने अपने मफादात के लिए। वो ऐसे वहाँ पे हरबे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि ये जो सियासी तकसीम होती है उन शख्सियात के नाम के ऊपर वो वहाँ पे ऐसी खेली जाती है कि जो बहुत ही करीब होती है और उसकी इतनी कराहत अंगेज़ चीज़ें होती हैं कि वो फिर ज़्यादा सियासी तकसीम पैदा कर देती हैं। अब जब हम मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ आएंगे तो शख्सियत के साथ आपकी शख्सियत सार्वजनिक है, आपको वोट मिलता है, लेकिन आपका मंशूर, पार्टियों का मंशूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कि पार्टियां किस तरीके से हैं। लेकिन पाकिस्तान की जब सोसाइटी की हम बात करते हैं, देखें पाकिस्तान सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि टीएलपी है वो 47 लाख वोट लेगी पंजाब में। अच्छा, अब मुतनासिब नुमाइंदगी जब आप देखते हैं तो बाज़ पार्टियां या बाज़ शख्सियात जिनको वोट मिलता है कुछ मखसूस तसब्बात की बुनियाद पर, मखसूस उसकी बुनियाद पर, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीजें एक, लेकिन सर वो आपके और देखें ना, वो आपको और मुझे ये हक तो नहीं पहुंचता ना कि मिसाल के तौर पे तरीके लबैक पाकिस्तान का हम यहाँ कोई नुमाइंदा बिठाएंगे तो वो 5 मिनट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हम गलत हैं और एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। तो मतलब वो कहेगा आपका तासुब है जो आपको ये कहने मजबूर कर रहा है कि तरीके लबैक जो है वो सही पार्टी नहीं है पार्लियामान के लिए। उसके अपने व्यू पॉइंट है, हमारे अपना व्यू पॉइंट है, और सबको अपना व्यू पॉइंट रखने का हक है। इस तरह सबको वोट मांगने का भी हक है, वोट लेने का भी हक है, और उस वोट की बुनियाद पर नुमाइंदा के तौर पर जाने का भी हक है। 5 साल में आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती तो लोग खुद ही फेंक देंगे आपको उठा के। फर्ज कर लीजिए तरीके लबैक पाकिस्तान आती है, जो शायद मैं और आप बहुत उसके हक में नहीं होंगे कि उसको आना चाहिए, और उनके 20-25 नुमाइंदे आ जाते हैं।
वो कुछ वादे करके आएंगे ना, मंशूर कोई होगा, वो इंप्लीमेंट अगर नहीं कर पाएंगे, व्हाट विल हैपन टू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन द नेक्स्ट इलेक्शन। हर एक चीज को आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने का, जिंदा रहने का, तरक्की करने का और फिर मरने का भी मौका देना चाहिए। जब आप नहीं देते तो आप क्या करते हैं, आप सप्रेस करते हैं। हमने पीपल्स पार्टी को सप्रेस करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी वापस आ गई। हमने लीग मुस्लिम लीग नून को तबाह करके देख लिया अपनी दानिश में, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गई। अब हम तहरीक इंसाफ को तबाह करने अपनी दानिश में, मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा, ये भी वापस आ जाएंगे। ये सब नीजर रिएक्शन है, थोड़े से के लिए आप दबा लेते हैं डंडे के जोर पर, कहानी खत्म हो जाती है, वही आ जाती है। ऑर्गेनिकली पार्टी अगर जब बनती है, टूटती है, खत्म होती है, तो ऑर्गेनिकली अपनी जगह में नजर आती है कि उसने अपनी स्पेस खो दी है। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसी पार्टियां भी नजर आई हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो की हैं, लाइफ साइकिल है, ऊपर गई हैं, नीचे आई हैं, फिर इवेंचुअली तकरीबन डाई डाउन हो गई। उसमें कुछ एथनिक पार्टीज भी हैं। तो ये मौका तो देने का हक हमें हर एक पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन अभी मसला ये है कि अभी हमें ये समझ नहीं आती कि हम पार्टी को मौका दे रहे हैं कि लोगों को मौका दे रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने लोगों को पता होगा कि ये सिलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मंशूर किया था? नहीं, बिल्कुल क्या वादे किए थे, किसी को पता होगा? और मैं ये भी आपको गारंटी देता हूँ कि तीनों के मंशूर निकालने तो 4-6 फिक्रों के अलावा सब कॉपी पेस्ट होगा। जी जी, किसी एक ही जगह से सोर्स से सबने कॉपी पेस्ट किया होगा। बिल्कुल ही आखिरी लम्हे उन्होंने मंशूर दिए थे, यानी कि जब इलेक्शन, यानी कि बाज़ दफा उनको कहा जा रहा था कि यार अभी तक इनका मंशूर कोई नहीं आया। इतने पॉलिटिकल एनालिस्ट मैंने बड़े अरसे बाद, कुछ अरसा मैंने देखा, मैंने शायद पॉलिटिकल कोई एक्यूमेंट चेंज हो गया, कुछ शोज देखे, बड़े बड़े नामवर नाम, अब क्या लूं लोगों के जो सबसे नामवर एंकर है, हराम है उनमें से किसी को मंशूर नाम किसी चिड़िया का पता हो, या किसी ने पूछा होगा भाईजान ये आपने वादा किया, आप डिलीवर कैसे करेंगे? मंशूर के नाम पर सियासत नहीं होती ना, यानी कि वो नारों के ऊपर करते हैं। मतलब 1000 इमरान खान साहब ने अगर मंशूर में लिखा होता ना कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो कोई सवाल भी ना करता उनसे, किसी को पता ही नहीं होना था। वो नारा उन्होंने चल लगा दिया तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का मजाक बना लिया, या 1 अरब दरख्तों का मजाक बना लिया। इस मुल्क में वाकई 1 अरब दरख्त, मेरे को तो 10 अरब दरख्त लगने चाहिए। लेकिन अपनी जगह नारा ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पूछनी चाहिए ना कि भाई कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे दरख्त। मैं आप कह दें मैं कल लगा दूंगा 1 करोड़ दरख्त, मैं पूछूंगा अहमद एजाज साहब, तो आपको ना दरख्तों का पता है, ना आपकी किसी नर्सरी से वाकफियत है, ना आपके पास इतने फंड हैं, लगाएंगे कैसे? कहने में क्या जाता है? तो वो क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल सवाल जवाब मैंने कभी नहीं देखे। मेरे सिर्फ भुट्टो साहबा के साथ एक इंटरव्यू में याद है, एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हमारे ले रहे थे, मैं नाम उनका फिर भी नहीं लेता, पुरानी बात है। तो कहीं उन्होंने सवाल कर लिया बिजली के टैरिफ्स के ऊपर, पुरानी बात है, IPPs की वजह से शायद हुआ था, टैरिफ्स बढ़ गए थे, उनका आपके टैरिफ सबसे ज्यादा। तो बेनज़ीर भुट्टो हैज गिवन हिम अ शट अप कॉल, लेकिन नहीं टैरिफ नहीं आई, बांग्लादेश के इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। मजे की बात है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सारे जो अदाद शुमार थे ना, वो ट्रांसलेट करके रुपये में करनी, तो सारे गलत थे इस वजह से, बिकॉज कहीं डॉलर पैरिटी क्रिएट करनी। बट चूंकि बेचारा सहाफ़ी को कुछ पता ही नहीं था, उसने किसी से सवाल सुन लिया होगा, तो शटअप कॉल खा के चुप हो गया। तो हमारे यहाँ तो सहाफत भी ऐसी है ना, रिसर्च के बगैर सहाफत। आप सवाल करते हैं, कोई आपको बस जरा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाला बंदा हो। मतलब सलमान तासीर को आज तक, सलमान तासीर जब तक जिंदा थे, मैंने नहीं देखा कोई सहाफ़ी उन्हें काबू कर सका हो। कमर ज़बान कायरा साहब को कोई शख्स काबू कर सका हो, या मतलब ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं जो थोड़े से भी जो लोग स्मार्ट हैं, किसी सहाफ़ी के बस में नहीं है कि उन्हें काबू कर सके, सहाफ़ी के बाद रिसर्च नहीं। तो ये भी तो मसला है ना उसकी। अच्छा, उसकी भी वजह ये है कि आप सहाफ़ी को पता नहीं कि सहाफ़ी सवाल कर क्या रहा है। वो पार्टी के नुमाइंदे से सवाल कर रहा है, कि हल्के के नुमाइंदे से सवाल कर रहा है, कि इलेक्टेबल से सवाल कर रहा है, जानना क्या चाह रहा है, डिलीवरी के मैकेनिज्म क्या है, KPIs क्या है। KPIs तो बाद में तय होते हैं, या KPIs पहले आप बना लेते हैं, उनके ऊपर को पूछता नहीं है। तो ये स्लोगन और ये इंतखाबी इस्लाहात जब तक आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले से डिफाइन नहीं करेंगे, लोगों को उनका पता नहीं होगा, लोग उसके ऊपर आपको जज करने के काबिल नहीं होंगे। जो आपके सहाफ़ी, जो मुमलिकत का आपका सतून, बहरहाल एक सतून है, वो उनको क्रिटिकली रोज की बुनियाद पर बजाय मुर्गे लड़ाने के शो में उन वादों को इवेल्युएट नहीं कर रहा होगा, तब तक कैसे बात बनेगी? ऐसे ही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, उनके हक में है मुतना, किसकी कौन सी पार्टी जो इसको ओन कर सकती है, या आपके ख्याल में रुकावट क्या है इसके लिए? सर, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के तो शायद ही हक में है, क्योंकि हल्के की सतह पे तो आपको लोगों को रोकना मुश्किल होगा, बट पूरे मुल्क में फर्ज करें एक ही स्लोगन है। मतलब कहीं इस वक्त क्या हालात है, कहीं बैंगन है तो कहीं तरकारी है, तो कहीं छुरी है, तो कहीं चाकू है, तो कहीं फुटबॉल है। एक तो ये कहानी आप नहीं कर सकेंगे किसी के साथ कि ये ब्लैकमेलिंग वाली कहानी। दूसरी जगह ये कि आपको पता है कि मुल्क की सतह पे यूथ के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी है, और उनका मसला सिर्फ ये है कि वो किसको वोट डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, उस पोलिंग स्टेशन किसका लगा। आपको पता है पोलिंग स्टेशन नहीं लगने, वो पोलिंग एजेंट्स नहीं बैठने दिए उन्होंने पोलिंग स्टेशन में, कह रहा हूँ बाहर कैंप नहीं लगने दिए, जो कॉमन सी बात है, इस्लामाबाद में नहीं लगने दी। तो इस किस्म की ये जो जो एस्टैब्लिशमेंट का थ्रेट है, ये भी कम हो जाएगा, बिकॉज
इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज ना। पर्सन टू पर्सन मैनेज करना आसान होता है, मुल्क की सतह पे मैनेजमेंट जो है वो तकरीबन इट वुड बी अ नाइटमेयर। तो इस्टेब्लिशमेंट के तो बिल्कुल मफाद में नहीं है मुतनाज़िर नुमाइंदगी, तरीके इंसाफ के शायद मफाद में है। मुझे लगता है कि जो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी के भी शायद ये मफाद में नहीं है, बिकॉज सिंध में यही होता है, देखें ना, पूरे रूरल सिंध के अंदर सफाया कर देते हैं, लेकिन रूरल सिंध में बहुत सारा वोट उनके खिलाफ भी जाता है ना, लेकिन वो वोट कभी इस हद तक नहीं आता कि टॉपल कर सके, सीट दे सके। बट रूरल सिंध में 10-12 सीटें निकलनी शुरू हो गई उनके खिलाफ अगर एक दफा भी, तो कहानी जरा फर्क पड़ जाएगी। दूसरा ये है कि लोकल भी अगर जैसे 2024 के इलेक्शन को देख रहे हैं तो उनके हाथ से एक तरह से जाता हाथ से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त शायद सिर्फ तरीके इंसाफ को लग रहा हो कि मुतनासिब नुमाइंदगी उन्हें को फायदा दे सकती है, और नई सियासी जमातें जो और इमर्ज हो रही हैं या जो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं, उन सब के मफाद में ये है। स्टैब्लिशमेंट के मफाद में नहीं है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के मफाद में भी नहीं है। तो ये तो इसकी मुखालफत करेंगे। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ निज़ाम हुकूमतें चलती हैं, तो साफ ज़रूर कि वो सारी के सारी स्टैब्लिशमेंट होती है। अब अगर इस मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी जो रुकावट है या सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, ना वो नून लीग को हो रहा है, ना वो किसी और पार्टी को हो रहा है, वो हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का निज़ाम लाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी? ये एक रुकावट बिल्कुल है। तो इसका मतलब है फिर ना ही समझी जाए। मतलब देखिए, हम तो ये कह सकते हैं, मतलब मैं कहता हूँ सेकुलरिज्म होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म नहीं होगा ना, क्योंकि आप नहीं कर सकते। आपने इतने अरसे में इतने झूठ इतने लोगों को बेच दिए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 70 साल में आपने लोगों को झूठ बेचे हैं, तो कोशिश कर ले अगले 30 साल में सच बेचने की कोशिश कर ले। आज नहीं होगा, 5 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद नहीं होगा, 15 साल बाद नहीं होगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एम्पिरिकल एविडेंस तो सबके सामने है। मैं एक नई पार्टी अगर आज बनाता हूँ, मेरी तो खैर बिसात नहीं है, तो मैं तो यार पूछूंगा कि एम्पिरिकल एविडेंस क्या कहती है। जो आपने बात की, पार्लियामानी निजाम भुगत रहे हैं ना, आप चला रहे हैं, आप मुशर्रफ से पहले कहीं भूल जाए, पोस्ट मुशर्रफ आ जाए, पार्लियामानी निजाम ने आम बंदे को क्या डिलीवर किया है? आम बंदा जो गुर्बत की सतह से नीचे एक्चुअली ऑपरेट करता है, क्या वो बेटर ऑफ है, क्या वो वर्स्ट ऑफ है? अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत सतही तजिया नहीं है। देखें जी, इतनी मोटरसाइकिलें हैं सड़क पर, मतलब यार लोगों की मेरी समझ में नहीं आता कि लोग मतलब सोचते किस तरह है। बड़े कॉमन इंडिकेटर थे। 25 करोड़ जब आपकी आबादी थी, 13 करोड़ और 25 करोड़ होगी, तो मोटरसाइकिलें भी तो बढ़ेंगी ना यार। वॉशिंग मशीनें भी ज्यादा बिकेगी। मुशर्रफ साहब की याद है आपको कि जी मेरे दौर में बड़ी इकोनॉमिक तरक्की हो रही है क्योंकि मशीनें भी बिक रही हैं और वो भी हो रही है। भाई आपको पूछा जाता है, हाँ मोबाइल फॉरेन एक्सचेंज, आप ये जो मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, ये जो मोबाइल बढ़ रही है, क्या हो रहा है? ये इंपोर्ट बिल आपका बढ़ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज आपका कहाँ जा रहा है? जमीन पे जा रहा है। मैं अमेरिका जब गया था पहली दफा, तो मैंने एक वो ठेले से बोतल ली थी, वो याद है $1.80 की कोई बोतल थी, सेंट सी होते ना, $1 1.8 की थी। उसके मैं 6-7 साल बाद फिर गया, फिर तकरीबन उसी जगह से मैंने वही उसी तरह बोतल ली, वही 1.8 की, यानी 6-7 साल में जीरो इन्फ्लेशन। लेकिन मुझे वो बोतल दुगनी पड़ी, बल्कि दुगनी से भी ज्यादा, क्योंकि मेरा रुपी जो है वो जमीन पे गिर गया था। तो आप ये देखें ना, मतलब पाकिस्तान बना था तो डॉलर 3 रुपए का था या 4 रुपए का था शायद गालिबन। अब आप सोचे जरा, डॉलर 300 रुपए को टच कर रहा हो, तो कुछ डिलीवर तो हम नहीं कर सके ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया आपके साथ, बांग्लादेश आपके साथ, यही खिता था ना, एक ही खिता था। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 एक के 3 बना दिए आपने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मुकाबला कर लें आप, एक्सचेंज रेट पैरिटी का मुकाबला कर लें आप, इंडस्ट्री का मुकाबला कर लें आप, एक्सपोर्ट बिल का मुकाबला कर लें आप, लिटरेसी का मुकाबला करना चाहें अगर वो कर लें आप, इंडस्ट्रियल जोन्स का मुकाबला करना चाहें वो कर लें आप, एनर्जी आउटपुट का मुकाबला करना चाहें वो कर लें, एनर्जी के कितने की बिजली आपको पड़ रही है मुकाबला करना चाहें आप कर लें। मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो तो आम जगहों पे इस वक्त 60 रुपए चला गया यूनिट, 60 रुपए। मुझे आपको पता है पिछले 2 महीने का बिल 126 रुपए यूनिट बेचा गया इन लोगों को। अच्छा, मतलब 126 रुपए का यूनिट, कैन यू इमेजिन? दुनिया की सबसे महंगी बिजली है हमारे पास। कनाडा, हमारे दोस्त अभी कुछ दिन पहले, मैंने कहा यार कनाडा तो कमाते हो तो चलो, लगभग कनाडा पे ग्रोसरी सस्ती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ग्रोसरी महंगी है। तो कौन बेवकूफ है जो कहता है कि आम लोगों के हालात बेहतर हो गए? वो हम अपनी पिछली नस्ल से बेहतर हो गए, वो हमारी अपनी मेहनत की वजह से है। हुकूमत ने तो उसमें कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। भाई हमारे माँ बाप ने हमें थोड़ा बेहतर पढ़ा दिया, हम अपने बच्चों को और थोड़ा बेहतर पढ़ाएंगे, अपनी स्ट्रगल करते हैं, अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, थोड़ा उनको आगे लेकर जाते हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। तो यही किस बात की इंडिकेशन है कि पार्लियामानी निजाम ने डिलीवर किया? क्या आपके बच्चे जिस एनवायरनमेंट में सांस लेंगे वो उस एनवायरनमेंट से बेहतर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं? आप अभी कुछ दिन पहले हम देखा, वकार ने पोस्ट किया था, वादी हरामूश जैसी जगह, इतने ऊपर जाकर सकरदू रोड पे, वो वहां के दरख्त उन्होंने सारे काट दिए, कुछ नहीं बचा। दुनिया में आइडियली को 18-19% पे जंगलात कम से कम होने चाहिए, मिनिमम है। हमारे यहाँ 2 या 2.5% पे जंगलात है, मेरा ख्याल है वो भी किताबों में है, बाकी तो जंगलात कोई नहीं बचे। इन खितों में मेरे ख्याल में हम सबसे ज्यादा हमारे कम है। आपका पाकिस्तान का कोई एक दरिया बता दें जिसका
पानी जो है वो पीने के काबिल हो इंसान, कोई एक दरिया सही है। पीने के काबिल छोड़े जो नहाने के काबिल हो। ये दरियाई समा यहाँ से गुजरता है, हमारे दोस्त कहते हैं मछलियां पकड़ा करते थे इसमें, जी, जी। अब इसके अंदर मेरा ख्याल है मछलियां, इसके अंदर मछलियां तो छोड़े, सांप वगैरह भी जिंदा रह सकें, इतना गलीज पानी है। पानी कौन साफ सी का तो बेहतर मामला लग रहा है कि आपके दरिया, ये आप तो सवाल ये है कि भी कितनों में पानी आ रहा है। कितना ऊपर, अच्छा पानी। और हमारे कुछ दोस्त ने डैम बनाए पड़े हैं, उन्हें पूछता हूँ यार डैम में हवा भरेंगे, आप भरेंगे क्या? मतलब आप निकल जाए पाकिस्तान में ना, टूल ओवर्स में निकल जाए, दरियाओं में देखिए पानी कितना है, डैम में दरिया का ही पानी आता है ना। जब पानी है ही नहीं तो बड़ा डैम बना के क्या करेंगे? ये बड़ा डैम भी कंक्रीट माफिया है जो बेचती रही है इस मुल्क को, फिर मजीद आप बेचने, मजीद आप करने लगे। नीलम जेलम सरचार्ज हमसे कितने सौ साल, सैकड़ों साल हमसे लेते रहे, 1.5 साल चली नहीं तो सुरंग गिर गई है, फिर बनाई है फिर गिर गई है। मतलब ये तो हालात है। कौन सी बेहतरी है? मैं तो समझ से कासिर हूँ कौन सी बेहतरी है। हम बहुत सुपरफिशियल चीजों को देख के बेहतरी का नतीजा निकाल लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए अब आप बताएं कि अब क्या सियासी जमातों को क्या करना चाहिए। सियासी जमात को सर एक तो ये है कि एक स्लोगन डिफाइन करना पड़ेगा विच इज़ अ कैची स्लोगन। उस स्लोगन के साथ उन्हें प्लान देना पड़ेगा कि ये प्लान हम इसी तरह, कोई नई चीज़ बेचनी हो ना तो हम मार्केटिंग में कहते हैं कि अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी आपका क्या होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट निज़ाम बदलो तो नहीं है, वो तो सारी पार्टियां बदल चुकी है। डिफाइन है यूनिक सेलिंग पॉइंट जो किसी को लगे या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मुतनासिब नुमाइंदगी, मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैंने बता दी। मैं कहता हूँ मुतनासिब नुमाइंदगी तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, बिकॉज कोई बात नहीं कर रहा। मैं यार मैं मुतनासिब क्यों लाना चाहता हूँ, इस वजह से लाना चाहता हूँ। अच्छा, मुतनासिब नुमाइंदगी से जो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, जब आप मुतनासिब नुमाइंदगी ले आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामान में जाने वाला हर शख्स बेसिकली कानून साजी कर रहा है, और उसका कोई काम नहीं है कानून साजी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर सोसाइटी का। इसका मतलब है किसी ना किसी को नालियां तो पक्की करानी है, सड़कें तो बनानी है, बाथरूम्स तो बनाने हैं, बेसिक एमिनिटीज तो प्रोवाइड करनी है। अब आपको ना चाहते हुए भी लोकल गवर्नमेंट को फाल करना पड़ेगा। दुनिया की जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट फाल नहीं है वहां चीजें बेहतर नहीं हुई, ना कभी हो सकती। और हमारे यहाँ तो ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट आपने, अब से जब हम पहले बात कर रहे थे, आपने गुफ्तगू में कहा था जो बड़े, वो भी इंटरेस्टिंग था पॉइंट ऑफ व्यू। आप कहते हैं हल्के बहुत बड़े कर दें, तो जरा उस थीसिस को भी तो थोड़ा सा बताएं, हम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि अगर आप इसी पार्लियामानी निज़ाम में रहते हैं तो फिर आपको ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आपको थोड़े से हल्के बनाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अब देखें कि भारत को देख लें कि वहाँ की आबादी देख लें, 140-44 करोड़ आबादी है उनकी, और उनमें 543 यानी कि 543 जो है ना वो हैं सीटें हैं लोकसभा की। अब पाकिस्तान की आबादी देखें कि 24-25 1/5 है उनसे। हाँ जी, और पाकिस्तान में 272 पिछली दफा थी, अब 266 कौमी असम्बली की सीटें हैं। अच्छा, यूपी में की आबादी पाकिस्तान की आबादी जितनी है, लेकिन वहाँ मेरे ख्याल में 80 सीटें हैं और यहाँ पे 266 सीटें हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इंतखाब आबादी के लिहाज से हमारी 3 गुना ज्यादा सीटें लोगों को बांट रहे हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा हल्का बड़ा करने? मैं कहता हूँ कि इसका फायदा ये होगा कि जब आप जो है ना कौमी असम्बली के हल्के कम करते हैं ना, तो फिर जो नीचे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी तरजीहात भी बदलेंगी, उनका तरीका। मैं मिसाल आपसे ले लेता हूँ। मुल्तान के कितने हल्के हैं? 9, 8, 6 हल्के हैं। 6 हल्के मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 हल्के। मुल्तान को हम 1 हल्का बना देते हैं, चलें ड्रास्टिक लेते हैं। 6 हल्कों से 1 हल्का बनने से मुल्तान की सेहत पे, कौम की सेहत पे और कौमी असम्बली की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्तान को आप 6 हल्के हैं या 5 हल्के हैं जैसे। नहीं, जब आप हल्के बड़े करेंगे तो यही होगा ना, 6 की जगह 1 बन जाएगा, या 4 की जगह 1 बन जाएगा, या 6 की जगह 2 बन जाएंगे। मैं मसला ये कहता हूँ कि अगर आप पहले फेज में सिर्फ कम से कम ये करेंगे जहाँ 2 हल्के हैं ना जिस डिस्ट्रिक्ट में, अब उसको 1 पे ले आए। ठीक है। अच्छा, 1 हल्का सिर्फ एक जगह पे ही है पंजाब की अगर हम बात करें तो वो हाफसाबाद में है। चले हाफसाबाद की मिसाल लेके चलते हैं। हाँ, ये छोटे शहर है, वहाँ पे 1 हल्का। ठीक है, हाफसाबाद में 1 हल्का है। 1 हल्का है। 2 हल्के कहाँ पर भी बन गए, जो नए शहर जैसे बन गए, जैसे वजीराबाद बन गया, वहाँ पे 1 हल्का है। तलगंग में भी 1 हल्का है। इस तरीके से ना वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब अगर जब आप हल्का का साइज बड़ा करते हैं और वहाँ पर फिर जो इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको जो है ना अपनी सियासत पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मसलन बरादरी, अब आपकी एक यूसी में 2 यूसीज में आपकी बरादरी बैठी है। ठीक है, मैं इसको एक मिसाल मजीद वाज़ेह करता हूँ। एक गद्दी है अटक में मखड वाली, मखड की, ठीक है जी। उनके जो गद्दी नशीन हैं उन्होंने मुझे ये खुद बात बताई कि वो जो गद्दी थी ना, वो पाकिस्तान बनने में उनका बड़ा किरदार था, बड़ी इन्फ्लुएंस गद्दियों में वो शामिल होती थी, जो 14-15 बड़ी गद्दियाँ थी। अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा, इसी तरीके से जो जेलम की गद्दी है, इन दोनों की मिसाल है। वैसे कोई गद्दी वाला आपको ऐसा मिला इसने कहा कि हमारा किरदार नहीं है पाकिस्तान बनने में? नहीं,
नहीं, ये तो 14-15 बड़ी गद्दियां ऐसी थी ना कि जिनकी ना खिदमात ली गई थी, पहले यूनियनिस्ट में थी और फिर उसमें आ गई। अच्छा, इसी तरीके से झेलम वाली जो गद्दी है उसको देख लें आप, दोनों जलालपुर की जो गद्दी है, अब उनका ना जो इतना बड़ा इनका वोट बैंक होता था, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, वो जो है ना डिलिमिटेशन होती रही, उनके हल्के बदलते रहे, डिलिमिटेशन होते रहे, उनके हल्के बदलते रहे, वो सुकड़ते जो है ना एक सूबाई सतह पे आ गए, और सूबाई सतह से भी अब वो इलेक्शन बेचारे जीत नहीं सकते, इलेक्शन लड़ना वो छोड़ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्यों छोड़ गए हैं? जो वजह ये थी कि जब हल्के बदलते रहे तो उनका जिस हल्के में वोट होता था, मतलब 2 यूसीज हैं, 4 यूसी एक जगह पे हैं, तो उधर से वो दूसरे हिस्से में शामिल चली गई, तला जंग का हिस्सा बन गई, कोई फतेह जंग का हिस्सा बन गई, तो उनका वोटर वहां पे खत्म होता रहा, तो वो सुकड़ते इलेक्शन बिरादरी के इन्फ्लुएंस से सीट निकालना मुमकिन नहीं रहा उनके लिए, अकीदत के वोट भी उनके लिए वो पूरा ना हो सका। अच्छा, अब ये जब आप बड़े हल्के करते हैं तो आपके कई बोझ खत्म हो जाते हैं। एक तो आपका पार्लियामेंट के ऊपर बोझ खत्म हो जाता है, पार्लियामेंटेरियंस के आपको पता है कि एक ऐसा मुल्क जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आपके सामने है, आप उनके लल्ले तलल्ले करते हैं, आप एक सेशन पे जितना बजट है आपका वो आपके सामने की बात है। सर वो इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स वो कोई इतने बड़े पैसे नहीं है, कम से कम बड़े होने चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना छोटे छोटे हल्के लोगों ने पता क्या कर मतलब देखिए आपने बड़ा हल्का मस्जिदें हैं, लोग उस पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं क्रिटिकली आपसे समझना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अपोज नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्रिटिकली समझना चाह रहा हूँ। मैं अगेन मुल्तान की एग्जांपल ऐसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। 6 की जगह आपने 3 हल्के बना दिए, ठीक है, मुल्तान के, उन 3 हल्कों में कोई ना कोई तो इलेक्ट होगा, जो इलेक्ट होगा उसका भी कोई ना कोई बरादरी इन्फ्लुएंस तो होगा। अब बजाय इसके उसको 2 बरादरियों को करना है, वो 4 बरादरियों को इन्फ्लुएंस कर लेगा, 5 को कर लेगा। लोग तो उसी किस्म के आएंगे ना, उन्हीं बुनियादों पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये वो तो फर्क क्या मतलब बुनियादी फर्क जो है, सिवाय इसके कि जो अब इलेक्शन लड़ने वाले जो पक्के इलेक्टेबल्स हैं उनको थोड़ा पसीना ज्यादा निकलेगा उनका। एक तस्वर तो ये खत्म होना चाहिए कि यार ये जो बंदा है, ये कौमी असम्बली का जो मेंबर है, ये हमारी गली मोहल्ले के सोलंग बनाने के लिए नहीं है। ओके, ठीक है, चूंकि बड़ा हल्का हो जाता है, आप वहां पे नहीं हो सकते कि आप हर जगह पे भागे फिर रहे हैं। ठीक है जी। फिर साफ जरिए आप जब मुतबादल किसी सिस्टम की तरफ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम की तरफ आप जाते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में जब आप जाएंगे तो आपका नीचे काम भी होता रहेगा, आपके लोगों को रिलीफ मिलता रहेगा, और पार्लियामेंट पर बोझ भी बहुत कम होगा, फिर आपका ज्यादा फोकस भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि पाकिस्तान में अभी आप एक लिस्ट देख लें, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं पड़ रहा, कोई 11-12 हज़ार लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हैरानी होती है कि भी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इलेक्शन लड़ रही है। 40-40 बंदों की लिस्ट होती है, 17 किसी ने 2 वोट लिए, किसी ने 7 बिल्कुल वोट लिए, और वो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी फैली हुई है कि आपने वो कॉन्स्टिट्यूंसी देखी ही नहीं है बंदे ने। एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है जनाब, वो एक नुक्कड़ से, यानी कि कोई 100 किलोमीटर के ऊपर जनाब आपका ऊपर फैला हुआ है, आपने इतना कभी सफर ही नहीं किया। तो फिर जो नुमाइंदे सामने आएंगे ना, उनको एक तो यह है कि भाई लोगों से वोट लेने के लिए बरादरी के नाम पे, अब मसलन आप एक छोटे हल्के से छोटी जगह से बरादरी के नाम पे वोट ले सकते हैं, इसलिए बड़ी जगह से नहीं ले सकते। इसलिए कहा जाता है ना कि ये जो सूबाई इलेक्शन होता है ये निस्बतन आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है निस्बतन कौमी असम्बली के हल्के से, क्योंकि ये छोटा हल्का होता है, इसको मैनेज करना आसान होता है, 4 बरादरियां बैठी होती हैं, 4 इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो आप उनको काबू कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और वो आसानी से आप उसको जीत हाँ, लेकिन आप देखिए इलेक्शन मुश्किल तो आप बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मुश्किल आपने बना दिया, इससे जौहरी तब्दीली क्या आप देख रहे हैं? साफ जरिए कि वही आएंगे, लेकिन लोग भी लोकल गवर्नमेंट की तरफ लोगों को लामोहल्ला जाना पड़ेगा अगर ये भी किया तो। मेरे ख्याल में इस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि जब आप जो है ना, एक तो देखें रिवायती जो सियासतदान है जिनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ इन्फ्लुएंस है, वहां पे वोट बैंक है, वो दूसरे हल्के से वोट नहीं ले सकेंगे। ठीक है, मसलन हम खानेवाल की बात करते हैं, मैं मुल्तान के साथ वाले हल्के के एक हल्के में हराज और सैयद फ़खर इमाम ग्रुप मजबूत है, और वो जनाब दोनों के बारियां लगी हुई हैं, और 80-85 से 90 से वही लोग चले आ रहे हैं। एक शहर वाले हल्के में चले जाएं, वहाँ डाहा बैठे हुए हैं, वो आ जाते हैं सामने, ठीक है जी। अब ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बन जाती है। अब इन 3, ये 2 की जगह पे 3 हो गए ना, या जो डाहों के मुकाबले में लोग हैं, डाहा के मुकाबले में वो एक तरह से 4 लोग हो गए। अब उन 4 में से एक आएगा, ऐसे होगा ना जी, यानी कि 3 तो पीछे रह गए ना उनमें से। अच्छा, अब 4 की बारियां लगेंगी ना, बजाय इसके कि 2 की बारियां लगेंगी। अब जब 4 के नजदीक बारियां लगेंगे तो उनके दरमियान मुकाबला भी सख्त होगा। अब आपने 4, पहले आपको 1 को हराना पड़ता था, अब आपको 3 को हरा के आपको सामने आना पड़ेगा। तो साफ जरिए कि फिर आप जिस तरह की परफॉर्मेंस ही बेहतर बनानी पड़ेगी, जिस तरह की पुरानी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, अब उससे हटेंगे, टूटेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं परफॉर्मेंस को हम छोड़ देते हैं, हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्शन लड़ने का जो तरीकाकार है, जब तक वो नहीं टूटेगा, आप उस वक्त तक उसके समरात नहीं आ सकते। मसलन
अलामा इकबाल साहब ने ना एक इलेक्शन लड़ा था 1926-27 में, तो उस वक्त भी बरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था। 1937 ये 1926-27 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहां से लेके आप 2024 तक 18 तक आप ये देखते हैं कि बरादरियां मौजूद हैं, धड़े मौजूद हैं। इनको किसी न किसी तरीके से आप तोड़ें। जब तक ये आप नहीं तोड़ेंगे तो उस वक्त तक जो है ना वोटर्स नए पैदा नहीं होंगे, नए वोटर्स का एतमाद पैदा नहीं होगा। अभी भी जब ये कहा जा रहा था, अभी देख लेना कितना ज्यादा एक वो था कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, मुसलसल चल रही हैं, नून लीग है, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। आपका जो टर्न आउट है वो कितना है? टर्न आउट तो आपका 46 से ऊपर जा नहीं सका इस दफा, 47 टर्न आउट आपका इतना कम आ गया। अच्छा, इसकी क्या वजह है? यानी कि आप 60 से ऊपर नहीं जा सके टर्न आउट से आज तक नहीं जा सके। इसमें तो एक वजह ये भी है ना कि मुस्लिम लीग नून के हिमायतों को यकीन था कि इलेक्शन पहले से वो जीत चुके हैं, तो जाने की जरूरत क्या है? तहरीक इंसाफ के वोटर्स को यकीन था कि इलेक्शन वो पहले से उन्हें हरवाया जा चुका है, मेरे ख्याल में तो जाके क्या करेंगे? गिनती में भी इन्होंने मसाइल पैदा किए, और भी ऐसा नहीं है। और सिस्टम चूंकि ऐसा बना दिया था कि आप वोट कास्ट ही नहीं कर सकते थे ना। आप देखें ना, इस्लाहात में इलेक्शन कमीशन भारत का भी है, ठीक है, हमारा भी इलेक्शन कमीशन है, वहाँ भी बहुत मसाइल होते हैं इस तरह, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स को उस तरह जिस तरह हमारे यहाँ चैलेंज किया जाता है, वहाँ ऐसी कोई रिवायत हमें नजर नहीं आती। इलेक्शन कमीशन इस्लाहात में ये भी तो है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात की हम हर दफा बात करते हैं, लेकिन उसे कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे? आप नहीं कर सकते। जब आपने अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, जब आपने अपनी मर्जी के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लगाने हैं, मतलब जब आपने अपनी मर्जी के रिजल्ट लेने हैं। मुझे एक बात बता मतलब सबसे फनी बात मुझे पता क्या लगी थी, जब राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ ने बैठ के दस्तखत करे थे एक, और उसके बाद दस्तखत करने कुछ दिन बाद राजा रियाज साहब जो है मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है वो मांग रहे हैं, तो मतलब ये तो जोक है ना, जोक है ना। अब आप ये देखें कि जब भी इलेक्शन हुए ना, ये मसला हम 2008 से आगे ले लेते हैं, 13 को ले लेते हैं, चले 3 इलेक्शन को देख लें, सबसे ज्यादा इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा तनकीद किस पे की जाती है? इलेक्शन कमीशन पे। ऐसे है ना जी, लेकिन उनके कान पे जौं नहीं लगती। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें कि आपने 2018 में आपका सिस्टम बैठा आरटीएस, इस दफा आपने रिजल्ट रोक लिए। यानी कि आप 10 बजे से रोक के बैठे हुए, अगले आपने पूरा इलेक्शन ही बिठा दिया ना, बिठा के आरटीएस बिठाया। यानी कि अब आप देखें ना, उसके बावजूद क्या तब्दीली आई है? क्या उसके कोई मिजाज में तब्दीली आई लोगों के वहां बैठे हुए? क्या उनके सिस्टम में किसी तरह की तब्दीली आई है? क्या उनकी सोचों में कोई तब्दीली आई है? उनके कोई स्ट्रक्चर में किसी एक बंदे ने कोई रिजाइन किया, किसी एक बंदे ने कहा कि हाँ यार किसी गलती को तस्लीम किया? भाई नहीं, ये जो सवात वाला वाकया हुआ है, यकीन करें कि मैं कहता हूं कि अगर मेरे जैसा एक आम आदमी वहां का वजीर आला होता ना, तो मैं इखलाकी तौर पे ना रिजाइन कर जाता कि यार ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि यार आप एक स्याह को उसके कमरे से, होटल से निकाल के यार आप उसको जला दें। यार ऐसी कैसी नहीं तुम्हारी बातों पर इस्तीफा देने लगे तो पाकिस्तान तो रोज इस्तीफा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब यहाँ कोई अखलाकी कदार नहीं है ना, अखलाकी कदार है ना, यहाँ कवानीन है ना। सरगोदा के वाक़े पे पंजाब की वज़ीर आला खामोश है, मदियन के वाक़े पे केपी के वज़ीर आला खामोश है, तो आप मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ से पैदा करेंगे और किससे पूछेंगे? भाई वो जो पंजाब के जो वजीर आला ने, उनको तो पता चल गया कि भाई पंजाब को चलाना कैसे है। वो तो बड़ा सोशल मीडिया टीम के साथ वो तो बहुत क्लियर हो चुके हैं ना, यानी कि उनको पता चल गया कि भाईजान ये हमारे हदूद हैं, इनसे नहीं निकलना। जब इनसे नहीं निकलेंगे ना कोई तसादुम नहीं उनको गाइड करने वाले निस्बतन स्मार्ट लोग हैं ना, ये नहीं, उनको समझ लग गई ना कि भाईजान नहीं, इससे तो बाहर जाना ही नहीं है ना। अब वो एक दिन आ रही थी मरियम साहिबा ना, मैं क्या शायद कोई बड़ी अच्छी बात करेंगे, तो वो कह रही थी कि जी मुझ पर बहुत तनकीद हो रही है कि मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ और जहाँ मैं जाती हूँ तो वो मेरे साथ होता है। अच्छा, वो गुफ्तगू कर रही थी, मैं सुनने लगा, मैंने कहा शायद ये कोई इसका अच्छा वो दलाइल देंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप जो लोग तनकीद कर रहे हैं तो आप भी काम करें, आप भी सोशल मीडिया पे हैं तो आप पे भी मैं इसके काम देखें। अच्छा, यानी कि आपके नजदीक पंजाब लाहौर है, आपके नजदीक जो स्कूल हैं वो लाहौर के स्कूल हैं, आपके नजदीक जो पुलिस का वो है थाने कचहरियां हैं वो लाहौर की हैं। यानी कि आप लाहौर, भाईजान आपका जो सूबा है ना, ये लाहौर से निकल के आगे भावलनगर तक। लेकिन मैं पता है मरियम बीबी का आना ना, मतलब कुछ लिहाज से मुझे अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि कोई खातून कहीं पर भी आए ना, एम्पावरमेंट लोगों को मिले, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है इस मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन जो बात मुझे हमेशा से खलती है ना, वो ये कि जो किसी के वज़ीर आला बनने का मयार है ना, वो कुछ और है। हाँ। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला मटीरियल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान को यकीन है उनकी वफादारी पे, वज़ीर आला है। नहीं, यकीन से हट के भी इमरान खान साहब को पता है ना कि ये मेरे जैसा बंदा है, यानी कि वही नारे, वही जनाब स्टाइल। हाँ, थोड़ी बदमाशी है ना, बदमाशी है। देखिए शेर अफजल मरवत को देखिए, जैसे लोग ना वही स्टाइल है ना जो इमरान खान। मरियम बीबी इसलिए बन गई
अब खान अब्बासी साहब का वो शिकवा भी शायद अगर वो उसमें भी है कि मरीम भी इसलिए बन गई कि मियां साहब की साहबजादी हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने की होगी पॉलिटिकल स्ट्रगल, पर ख्वाजा साद रफीक से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं की ना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं की, फॉर दैट मैटर परवेज रशीद से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं की, मार तो नहीं खाई। मतलब यू नो अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कमाल ये है ना कि हम सबको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी है, हम सबको पता है डेमोक्रेट पार्टी, किसी को भी पता होगा कि डेमोक्रेट पार्टी का इस वक्त चेयरमैन कौन है या रिपब्लिकन चेयरमैन, बिकॉज दैट डजंट मैटर। वो हर दफा बदल जाते हैं, आ जाते हैं, उम्मीदवार कहीं से आते हैं, वो प्राइमरीज में जाते हैं, लोगों से यहाँ का फर्क है सर, यहाँ पे अगर आप नवाज शरीफ साहब को नून लीग की उससे हटाते हैं ना, हाँ, तो फिर ये नून लीग तकसीम हो चुकी है। मैं मौरूसियत, देखिए मौरूसियत के मैं खिलाफ या हक में दोनों में नहीं हूं। मतलब ये मैं नहीं कहता कि बस आप जोर जबरदस्ती से तो मौरूसियत खत्म नहीं कर सकते, ये तो हमारे गुट्ठी के अंदर है, मतलब गुट्ठी के अंदर है। मतलब वहां अभी भी जो है कांग्रेस जो है वो अभी भी राहुल गांधी जो है वो चला रहा है, मतलब ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी साहब से पहले कम से कम ये था कि बंदा नहीं था पार्टी, उन्होंने यही चीज चैलेंज की थी। देखें ना, अटल बिहारी वाजपेयी हैं या एल के अडवाणी हैं या ऐसे लोग हैं, तो ये लगता है कि हर साल मोदी साहब ने जो किया, मोदी साहब ने उसको उलट दिया। अब मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी बन गए, तो एक कांग्रेस की यू नो मौरूसियत खत्म जिस पार्टी ने की, उसने फिर दोबारा उसी को एक तरह से बस उसमें प्लस सिर्फ ये है कि मोदी साहब के बाद कौन बनेगा, तो मोदी साहब की चूंकि औलाद तो कोई है नहीं, तो कहानी चेंज होगी। बट मोदी साहब हिमसेल्फ बिकम्स दी फेस ऑफ द पार्टी। इट इज नॉट द पार्टी इटसेल्फ व्हिच मैटर्स, इट इज द पर्सन हु मैटर्स। जो कि अच्छा वो बहुत अमेरिका में ये हो रहा है, रिपब्लिकन पार्टी, मतलब आपको सोच सकता है कि ट्रंप दोबारा जो है वो आ रहा है, 4 साल का बीच में गैप, और अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है रिपब्लिकन्स का। सो ये तो लोगों की विल पे डिपेंड करता है क्या, बट ये कोई पॉजिटिव बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मरीम नवाज साहिबा का सामने आना, या बिलावल साहब का सामने आना, या अली अमीन गंडापुर का सामने आना, फॉर दैट मैटर, इनमें से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। मेरिट के ऊपर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन मेरिट पे लोग सामने आए, अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, लोगों की विल है, बट लोगों हमारा पूरा पॉलिटिकल फैब्रिक खराब है ना, तो उसमें क्या आप किसी चीज को आप वो करें। मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया, तो ठीक है सर, आज इसको कंक्लूड करते हैं, हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। तो अगली दफा एक काम करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा कंक्लूड कर लूं, पॉलिटिकल पार्टी को एक ऐसे स्लोगन के साथ सामने आना पड़ेगा जो घिसा पिटा स्लोगन ना हो। खुदा का वास्ता है, निज़ाम बदलना और नया पाकिस्तान बनाना और रियासत मदीना बनाना और मोड़, मतलब ये चीज़ें बहुत हो गई। अब कोई बात करें ऐसी जो चौंका देने वाली बात हो, और उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान एक कौम को पेश करें, तो आपके लिए शायद स्पेस बन सकती है। अदरवाइज ये स्पेस कम से कम मुझे बनती कोई इतनी आसानी से नजर नहीं आ रही। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। अगली दफा हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज तो बनेंगी और आएंगी। अब हम वोटर के पर्सपेक्टिव से जरा बात कर लेंगे कि वोटर क्या सोच रहा है और वोटर ने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। सो काइंड, खुदा हाफिज।